हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 27 के नाम से, ठीक है। और ये जो नया पैटर्न लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, आई होप कि अभी तक आपको न्यूज़ मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ कि जो आरआरबी ने रेलवे ने ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। जो पैटर्न है वो अब चेंज कर दिया है। चेंज कैसे कर दिया है? कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं है। वही 100 क्वेश्चन और वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बट उसने क्या किया है, अब वो सेक्शन वाइज डिवाइड होके आएगा अब, है ना। ये शायद इन्होंने ऐसे ही मॉक टेस्ट बना रखा होगा, अभी देखेंगे। इन्होंने अब क्या कर दिया, रेलवे ने अभी एक मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया अपना। देखो यहाँ पे इन्होंने एक मॉक टेस्ट इसके नाम से भी बना रखा है कि ऑफिशियल मॉक लिंक आउट न्यू पैटर्न बेस्ड मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। अभी इसको लगाएंगे 27 वाले को, है ना, क्योंकि इसकी सीरीज हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले के जो भी अल्टीमेट लाइव टेस्ट हैं उसमें से मैक्सिमम हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे ये वाला मॉक टेस्ट लगा के। और जैसे ही टाइम मिलता है, अब क्योंकि भाई रेलवे ग्रुप डी का पेपर बहुत पास आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास स्पेसिफिकली ग्रुप डी के लिए जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट अब डेली अपलोड किए जाएँ, ठीक है। टाइम निकाल के जैसे भी हो, अगर रात में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी तो रात को करूँगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए रेगुलर अब मॉक टेस्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश नहीं, अब करेंगे रेगुलर, है ना। काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि भाई रेगुलर किया जाए, है ना। अब तो एग्ज़ाम डेट भी आ गई, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी मैं ये बता रहा था कि जो सेक्शन वाइज रेलवे ने क्या किया, पैटर्न चेंज करके सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया चीज़ों को। जैसे पहले मिक्स होके क्वेश्चंस आते थे ग्रुप डी के, अब अलग अलग सेक्शन वाइज आएंगे कि अब जीके के सेक्शन के 20 क्वेश्चन अलग, साइंस के क्वेश्चन अलग 25, मैथ्स के 25 अलग और रीजनिंग के 30 अलग। ऐसे करके सेक्शन वाइज डिवाइड होके पेपर आएगा, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। ठीक रहता है, इससे सहूलियत रहती है बच्चों के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो आई थिंक ये नया पैटर्न पे ही बेस बनाया गया इसको, है ना। देख लेते हैं, हालांकि इसने लिख दिया न्यू पैटर्न, तो वही पैटर्न होगा, है ना। सब जगह लिखा हुआ है न्यू पैटर्न। और एक चीज़ और कि इन दोनों मॉक टेस्ट को तो हम देखेंगे ही। अभी मैं देख रहा था तो इसमें एक चीज़ और पता लगी कि इन्होंने 5 मॉक टेस्ट और तैयार किए हैं, जो कि ये कल से ना रेगुलर अपलोड करेंगे। 21 नवंबर से रेगुलर अपलोड किए जाएंगे फाइनल 5 मेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। रेगुलर अपलोड किए जाएंगे तो ये और अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। तो हम रेगुलर इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। रात को 7 से 8 के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग उसके सॉल्यूशन भी देख लेना, ठीक है। शाम को जैसे ही ये सुबह मॉक टेस्ट होगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मॉक टेस्ट लगा के शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये भी रेगुलर इसके 5 टेस्ट होंगे, ये 5 के सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी इन दोनों का देखते हैं क्या करना है। अगर अभी टाइम मिला तो दोनों एक साथ रिकॉर्ड करके रख लूँगा, नहीं तो फिर अभी फ़िलहाल तो हम देखने वाले हैं ये जो अल्टीमेट लाइव टेस्ट है 27, इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे। इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बाकी इससे पहले के जो मॉक टेस्ट है ना, वो इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप इससे पहले के जो मॉक टेस्ट है, ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट 1 से लेकर 26 तक, उनका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वो इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब क्वेश्चंस उसमें भी 100 ही है ना। और सब्जेक्ट वाइज उतने उतने ही क्वेश्चंस हैं, बट वो मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि अब से पहले मिक्स क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इसमें क्या है, उसको बस पैटर्न वाइज अलग अलग डिवाइड करके दे दिया है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वो भी इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, बट हाँ अब नए मॉक जो है वो आप न्यू पैटर्न बेस्ड ही देना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस उसी फॉर्म में होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन अच्छा हाँ, मैं कह रहा इन्होंने तो डिवाइड करके दिया ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे जनरल साइंस अलग से देखो 25 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद अगर आप देखोगे मैथ्स में, तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में भी डिवाइड होके आएगा।
तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ्स के साथ, ठीक है? क्योंकि जनरल साइंस तो मतलब साइंस तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप करने होते हैं मेरे को। तो आराम से लास्ट में जब टाइम बचेगा तब इसको देख देख के सोच के करेंगे, ठीक है? पहले मैथ करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, ये सीक्वेंस रखेंगे, पहले मैथ्स फिर रीजनिंग फिर जीके जीएस और फिर उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है? बाकी आपकी जो भी अप्रोच है वो आप अभी एक बार तय कर लेना कि आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? एग्जाम में उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? चेंज नहीं करनी करनी स्ट्रेटेजी, है ना? बाकी मेरे को तो लगता है कि बहुत टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है 90 मिनट का। तो आप किसी भी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि रीजनिंग से आप शुरू करना, है ना? उसके बाद मैथ्स करना, क्योंकि ये दोनों लगभग 55 क्वेश्चन लगभग क्या 55 क्वेश्चन ही हैं। जब आप इसमें बहुत बेहतर कर लेते हो ना तो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आपका बढ़ जाता है। फिर आप इन सेक्शन की तरफ जाते हो तो आप इनको भी अच्छे से डील करते हो फिर, ठीक है? अब पहले ही जनरल साइंस और जीएस करोगे। अब वो चीज़ अलग है कि अगर किसी की जनरल साइंस अच्छी है, मतलब साइंस अच्छी है जिसकी, तो वो ये पहले अटेम्प्ट कर सकता है। और पहले ये भी क्यों ही अटेम्प्ट करना, आराम से करना ना बाद में। बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आपको पहले जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे, है ना? उसके बाद मैथ्स, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चों की ठीक ही होती है ना? जिसकी ठीक नहीं है तो फिर रेलवे में काम कैसे चलेगा, है ना? फिर उसके बाद जीके जीएस और जनरल साइंस, इसको आगे पीछे जिसको जैसे अटेम्प्ट करना है वैसे कर लेना, ठीक है? तो मैं तो मैथ के साथ शुरू करता हूँ, है ना? उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, मतलब ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। हम देखेंगे हिंदी में सॉल्यूशन, ठीक है जी? चलिए। 4 सदस्यों के एक परिवार की कुल वार्षिक आय इतने लाख रुपए है। दंडार एक परिवार के योगदान प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है नीचे। सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में अंतर बताना है। देखो ये परिवार की कुल कमाई का परसेंटेज है कि कौन कितना कितना कमाता है ना। 100% जो कमाई है वो ऐसे विभाजित कर दिया है ना। 100% है ना, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 6, 4, 10, ठीक है? 100% का ये ब्यौरा दे रखा है आपको। बोल रहे सबसे कम कमाई, तो सबसे कम ये कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कमाई कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना, तो कितने परसेंट का है? 13% का डिफरेंस है। और टोटल इनकम कितनी है? 12 लाख है। तो 12 लाख का 3, 2, 5 का 13% आपको बताना है। डिफरेंस ही तो बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1, 2, 3 जीरो आ गई। 13 दूनी 26, 13 कम 13 14 15। 156 के बाद 3 जीरो, क्या बात है? 156 से 3 ऑप्शन है, ठीक है? 156 के बाद 3 जीरो, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। बेसिक से बच्चे वाले क्वेश्चंस, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो ये दो है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर मैं आपको समझाऊंगा तो फिर मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपके मैथ्स का लेवल डाउन है। बट हाँ, मैं समझा देता हूँ। पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे करें, है ना? एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x², फिर बीच में साइन कौन सा? माइनस का। फिर इससे मल्टीप्लाई किया XY। अब 2y को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? प्लस का 2 दूनी 4 XY, फिर माइनस का 2y², ठीक है? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें। ये 4 XY और ये XY, तो 2x² प्लस का 3 XY बचेगा यहाँ पे। 4 XY में से 1 XY गया तो यहाँ माइनस का 2y²। तो कौन सा ऑप्शन बचा? 2x², ये खत्म। उसका 3 XY, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी? हाँ ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो भाई मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, ठीक है? यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर है तो पानी की मात्रा बतानी है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। 100% लोग इसको आंसर करने चाहिए, ठीक है? दूध की मात्रा 15 लीटर है तो मिल्क की मात्रा जो 15 लीटर है ना? यानी 3 रेशियो की वैल्यू 15 लीटर है, यानी ×5 है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ×5, यानी 2, 5 दूनी 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। सबसे बड़ी संख्या बतानी है इनमें से, और ये बताना है कि जिसको 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है? तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है, तो यहाँ से चेक करना शुरू करो आप, ठीक है?
सबसे बड़ी संख्या से जो चेक करेंगे, और किसी भी एक से काट के देख लो पहले आप। जैसे मेरे को 8 से काट के देखना है, तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? किसी भी एक से काट के देख लेना, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी, एक सेकेंड, सॉरी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, कि जो तीन संख्या है ना लास्ट की, ये 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्योंकि दो शेषफल बचेगा, तो अगर मैं इसमें से दो हटा दूं, तो यहाँ पे तो 5 बचना चाहिए। 9 8 5 जो है उस 8 से विभाजित होना चाहिए, और 8 से विभाजित होने वाली संख्या के एंड में 5 तो नहीं आ सकता। तो ये तो 8 से विभाजित नहीं होगी, ना दो शेषफल छोड़ेगी 8 से विभाजित होने पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इसमें से देखो दो हटा दो, तो यहाँ 4 बचेगा। अब 8 से काट के देखो, तो 8 एकम 8, और इधर बचा 8 दूनी 16, और दो इधर गया 8 के 24, तो ये 8 से विभाजित होकर दो शेषफल छोड़ेगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब देखो, ये इससे एक कम है, यानी कि ये भी अगर 84 होती तो क्या होता, 8 से विभाजित हो जाती, यानी कि तो एक ही शेषफल छोड़ेगी, और ये बिल्कुल शेषफल नहीं छोड़ेगी 8 से विभाजित होने के बाद। तो ये एक संख्या है जो 8 से विभाजित होने के बाद दो शेषफल छोड़ेगी। बाकी सबसे चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब ये कह रहा है कि 8 से विभाजित होने के बाद दो शेषफल छोड़ेगी। जब इन चार संख्या में से एक ही संख्या ऐसी है जो दो शेषफल छोड़ रही है, तो बाकी सब चेक ही मत करो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी, और आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन तो इजी है ही। ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह है? तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, जो संभावना है ना, संभावित परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब संभावना क्या है कि निकाला गया पत्ता बादशाह, तो बादशाह कितने होते हैं टोटल? चार के एक एक बादशाह होते हैं, तो टोटल चार बादशाह होते हैं, तो चार एकम चार, चार एकम चार तिया 12, 1/13 जो है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B 2/3, सी ए और बी के योग से 20% अधिक है। सी जो है वो ए और बी के योग से, यानी ए और बी, अगर ए 2 है बी 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, इनसे 20% अधिक, तो यानी कि इनका योग 5 है। तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो सी 6 हो जाएगा अगर ये दोनों, 3 और 2 5 है तो। ठीक है, तथा सी और डी का रेशियो है 4/5। तो ए और डी का रेशियो बताना है। ठीक है, A/B, सी ए और बी के योगफल का 20% अधिक है, योगफल से 20% अधिक है। ठीक है, ए बी सी आ गया। C/D ये है। ठीक है, सबकी वैल्यूज देख लो एक बार, है ना। अगर मैं ए को मान लेता हूँ 2 ही है, बी को मान लेता हूँ 3 ही है, तो इनके हिसाब से सी तो होना चाहिए भाई 6। बट ये जो 4 है ना, 4 इसकी वैल्यू 6 है, तो इस 5 की वैल्यू भी निकाल लो कितनी हो जाएगी। तो अगर 4 की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/4 है ना। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। मैं डी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू निकाली है जो इसके हिसाब से दी हुई है। ये रेशियो की वैल्यू है, मैं एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए 2 है और ये बी 3 है। मैंने कहा अगर ए 2 और बी 3 ही हो, तो इस हिसाब से तो सी 6 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो सी 4 है। अगर सी 4 होगा तो डी 5 होगा। तो हमने कहा कि भाई हम सी को 6 मान रहे हैं, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से 15/2। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 15/2। पूछा क्या आपसे, ए और डी का रेशियो, तो ए रेशियो डी 15/2, तो 2/15/2, ये आपको बताना। 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो 4/15। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेक इट सिंपल, इजियर। ठीक है, चलिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि x+3 x+5 7 9 का औसत 52 है। देखो कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल मैंने बहुत बेसिक से किया था, सेम ही क्वेश्चन आया था ना कल भी। अब मैं इसको ना एडवांस, अब देखो बेसिक का क्या है कि आप इनको प्लस कर दो। ठीक है, सबको प्लस करेंगे तो 1 2 3 4, 4x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, 5 3 8, 8 8 16 8 3 24, बराबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 52 तो एवरेज है ना, तो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x+6 बराबर 52 आ गया। तो x बराबर आ जाएगा आपका 46। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 5 7 9, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याओं में एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है।
क्रमागत संख्याओं में एवरेज बीच वाली संख्या होती है। बट ये तो 4 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या कहाँ से आएगी? तो जब क्रमागत संख्याओं में 4 संख्याएं हैं तो दूसरी और तीसरी के बीच में होगी बीच वाली संख्या। अगर ये x+5 है, ये x+7 है, तो बीच में इनके क्या आएगा? x+6 तो आएगा। तो ये है बीच वाली संख्या और यही एवरेज होती है, यानी कि ये दे रखा है 52। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46, यहाँ से सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a+b² बराबर इतना है, ए बी बराबर इतना है, a-b² बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो a+b² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब मुझे पता है कि यहाँ पे ए बी दे रखा है तो सिंपल इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab आएगा, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी की मेरे को वैल्यू चाहिए, a² प्लस b² की वैल्यू मेरे को चाहिए, है ना। तो मुझे पता है यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू। ये बराबर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। ए बी की वैल्यू कितनी? 8 है। तो 8 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। तो a² प्लस b² बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20। ठीक है, ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो इसको, ये 20 आ गया माइनस -2ab। तो ए बी की वैल्यू 8 है, 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 गया 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिल पर 30% की छूट और 20% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर 42 रुपए है, तो बिल की राशि। यदि किसी बिल पर 30% की छूट और 20% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर 42 है, यानी ये कह रहा है कि पहले उस पर 30% की छूट दो, वो, और दूसरा उसी पे दो 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि दो क्रमागत छूट दी जाए 20% की। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो 42 रुपए है। तो बिल बताना है कितने रुपए का होगा वो। बहुत आसान क्वेश्चन, आप इसको 100 मान लो। जब भी परसेंटेज का मामला हो तो आप 100 मान लो कि मैंने माना है कि बिल जो है ना वो 100 रुपए का है। तो मैंने एक तो इसमें 30% की छूट दी तो 30 रुपए की छूट मिल गई। दूसरा मैं 100 रुपए पे 20% की दो छूट देता हूँ, है ना। पहले मैंने 20% की छूट दी, तो इसका 20% 1/5, यानी कि 20% छूट देने के बाद 80 बचा। फिर इस पे 20% की छूट दी, यानी कि 16 छूट दे दी इसको। तो कितना बचा? 60 4 64। ठीक है, तो 64 रुपये बचे। ये तो छूट बतानी है ना कितने की दी, एक सेकेंड। तो ये 64 रुपये बचे, तो छूट कितने की दी? 70 30 और जो 36। ठीक है, यानी कि दो 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट से तो मुझे 36 रुपए की छूट मिलती है, और 30% के एक एकल डिस्काउंट से मेरे को 30 रुपए की छूट मिलती है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो तो भाई 6 आना चाहिए, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना दे रखा है? 42। यानी मेरे 6 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में तो 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6×7 = 42। और मैंने माना कितना था बिल? 100 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। 1/sec थीटा -tan थीटा। देखो ये ना बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह से भी हो जाते हैं, बट मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वीक होती है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ना वैल्यू पुट करिए, सिंपल। देखो, और यहाँ पे कोशिश ये करना ऐसी वैल्यू पुट की जाए, क्योंकि थीटा थीटा बराबर है, तो आप इसको क्या बना सकते हो? अगर यहाँ पे हम्म, एक आ जाए, अगर यहाँ पे एक आ जाए, कोशिश करो ऐसी कि एक आ जाए, तो ये 0 डिग्री रख दो आप यहाँ पे, 1 - 0 हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री रख दो आप, तो सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 डिग्री रख के ना देखना है कौन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, sec² थीटा 1 - 0 1 आ गया, कॉस और साइन 0 डिग्री नहीं आएगा एक, सेक और +1 + 0 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये दो ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे 0 डिग्री की बजाय 30 डिग्री रख के देख लो। ठीक है भाई, वैल्यू पुट में तो यार हो सकता है 1 2 3 वैल्यू भी पुट करनी पड़े, है ना। तो भाई 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो सेक 1/सेक सेक 30 कितना होता है? 2/√3। ठीक है, माइनस टेन 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। ये ऊपर चला गया तो √3 आ गया।
ठीक है, इन दोनों में से ये चेक करना है कि रूट 3 किसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सेक स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3, तो ये तो 3/3 आ गया, 1 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लस करके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/√3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये इससे कट गया, यानी कि रूट 3 आ गया, इसकी वैल्यू भी रूट 3 आ रही थी, इसकी भी, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ईजिएस्ट वे बता दिया। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे जिससे सॉरी जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल प्राप्त हो। सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो सबसे बड़े ऑप्शन को पुट करके देखो आप। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन पुट किया मैंने, इन दोनों को विभाजित करूं इससे, यानी जिससे बोल रहा है, यानी इससे इन दोनों को विभाजित करूं तो शेषफल 4 और 8 आना चाहिए। तो डिवाइड करके देख लेता हूँ, इसको विभाजित करेंगे तो 4 आएगा शेषफल विभाजित करने के बाद, और इसको विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 96, 4 और 4 8, लो यही सेटिस्फाई कर गया। सबसे बड़ी संख्या पूछिए ना, खत्म काम। ऑप्शन पुट किया, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए हम तुरंत। यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात डैश होगा। यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर कोई संख्या 100 है, ठीक है, इसका 50% दूसरी संख्या यानी वो 50 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, खत्म काम। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। x+1/x, यानी a+1/a दे रखा है आपको 4, a-1/a आपको निकालना है कितना होगा। शायद ये भी सेम क्वेश्चन हमने कल के मॉक में किया था, आई थिंक। मैंने आपको बताया कि जब आपको x+1/x दिया हो और x-1/x पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में k² +-4। ठीक है, अगर आपको प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, अगर माइनस दिया है प्लस पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देना। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, माइनस पूछ रहा है, प्लस है, इसको आप कहेंगे k। ठीक है, तो k² यानी कि 16 -4, रूट के अंदर ही कितना हो जाएगा 12, तो इस 12 को आप लिख सकते हो 4×12 रूट के अंदर, तो 4 रूट के अंदर से बाहर आके 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा √3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहना चाह रहा है कि किस विकल्प का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि इन चार संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो संख्या रूट के अंदर रहती है वही तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एक संख्या इनमें से कोई ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तभी तो वो अपरिमेय हो पाएगी। समझ पा रहे हो बात को, यानी इनका वर्गमूल करना है सबका, और जो वर्गमूल नहीं हो पाए वही तो अपरिमेय संख्या होगी ना। तो चेक करो, देखो ट्रिक्स वगैरह बहुत बच्चों को पता होती है, बहुतों को नहीं पता होती, तो मैं बेसिक बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। एक तो फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर में भी कई बार समस्या होती है। क्या होता है कि जैसे कोई 41 का स्क्वायर है, कोई 43 का स्क्वायर है, कोई 69 का स्क्वायर है, कोई 79 का स्क्वायर है, ऐसे करके ना समस्या आती है उसमें। एक सेकेंड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नियरेस्ट वैल्यू, जैसे ये 2800 है, तो आपको पता है अगर ये 2500 होता तो ये 50 का स्क्वायर होता, है ना। तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, देखो 51 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि एंड में 9 है, 52 का नहीं हो सकता, 53 का हो सकता है, तो आप इसमें 53 का स्क्वायर करके देख लो ऐसे। ठीक है, a² + b²+2ab, तो 2 × a × b ऐसे करके, ठीक है, 100 या 300, तो 2809 आ गया ना। तो ये तो भाई 53 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या बतानी है, यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो ना। जैसे ये क्या 4761 है, मैं देख रहा हूँ कि ये 4900 के पास है ना, 4900 के पास है। ठीक है, कम है 4900 से, ये 4970 का स्क्वायर होता है तो ये कम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर ये 69 का स्क्वायर होता तो 9 लास्ट में क्या आएगा, 9×81, बिल्कुल हो सकता है, तो इसको भी करके देख लो। 9×81, 9×6 = 54,
और 6 60 और 2 62, 6 9 54, 6 6 36 और 40 और 1 41, 1 7 4 7 6 1, यानी कि ये भी देखो 69 का निकला ना। हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हम यहाँ पे, स्मार्टली चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल है, ये स्मार्टली आप चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है, ये 69 का स्क्वायर है, इसको देख लो अब आप। 3364, अगेन अगर यहाँ 3600 होता तो ये 60 का स्क्वायर होता, बट ये अब इससे कम का है। अगर मैं कहता कि 59 का स्क्वायर है तो लास्ट में एक आना चाहिए था यूनिट डिजिट, बट इसका तो 4 आ रहा है नहीं, तो इसको मैंने कहा कि 58 का हो सकता है स्क्वायर। 8 8 64, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे कर लो, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, तो 100 अट्ठे 800, तो 4 6 8 5 13, 3 3 6 4, लो भाई। तो ये भी किसका निकल गया स्क्वायर, 58 का स्क्वायर निकल गया। ये तीनों स्क्वायर है परफेक्ट, तो ये नहीं होगा स्क्वायर परफेक्ट, खत्म काम। समझ पाए बात को, इस तरह से चीज़ों को करना होता है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वर्ग का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिंपल, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। ठीक है, विकर्ण आपको याद रखने, आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर। और और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, खैर अभी जो जो याद आ गया मैंने बता दिया आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ये आपको बराबर 50 दे रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √50, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ रूट के अंदर 25 दूनी 50। ठीक है, ये 25 रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, अंदर बचेगा √2, यानी कि ए की वैल्यू आ गई है। विकर्ण कैसे निकालते हो आप, √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए कितना है, 5 √2, तो ये कितना हो जाएगा, √2 से √2 इंटू होगा तो 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी ए से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, सी ए से 5 गुना तेजी से काम कर सकता है, उन्हें एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी ए से 3 गुना तेज है, सी ए से 5 गुना तेज है, तो एफिशिएंसी लिख लो आप इनकी। ठीक है, बी ए से 3 है, बी जो है वो ए से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, है ना, बी 3 गुना तेज है, बी ए से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, सी ए से 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो सी इससे 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, अब ए जो है वो 8 दिनों में काम पूरा कर देता है। अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि टोटल काम कितना है, 8 है। टोटल वर्क कितना है, 8 है। ठीक है, एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे, एक साथ काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो भाई देखो टोटल वर्क 8 है और मिलकर तीनों कितना करते हैं एक दिन में, 5 3 8 और 1 9, तो टोटल 8 वर्क को आप 9 से डिवाइड करेंगे, यानी 8/9 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ये बराबर क्या होगा, एक और एक दो, एक और एक दो, खत्म काम। मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है तो आप वैल्यू पुट करिए। तो थीटा आपको सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये थीटा क्या हो सकता है, 45 और 45 होगा, क्योंकि टेन 45 एक, कॉट 45 एक, खत्म काम, एक और एक दो। यहाँ 45 रखो, यहाँ 45 रखो, एक की क्यूब एक, एक की क्यूब एक, दो, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने सामान्य गति का 3/4 पर चलने से एक आदमी सामान्य समय से 20 मिनट बाद पहुंचता है। सामान्य समय क्या है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। जब आपको पता है कि डिस्टेंस सेम रहा हो, जब आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो, है ना, अलग अलग चाल हो, तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, जैसे सामान्य गति का 3/4 चलने पर, अगर सामान्य गति 4 थी तो वो बाद में कितने की गति से चल रहा है, 3 की गति से चल रहा है ना। सामान्य गति अगर 4 थी तो वो 3 की गति से चल रहा है बाद में। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3/4। ठीक है, समझ पाए, बिल्कुल। अब इसने बोला कि आदमी 20 मिनट बाद पहुंचता है। पहले वो कितने मिनट में पहुंच रहा था, 3 मिनट टाइम में पहुंच रहा था, अब वो 4 मिनट टाइम में पहुंच रहा है। तो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट। तो बोल रहे सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय तो उसका 3 यूनिट है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 60 मिनट। खत्म काम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक स्थिति पर वापस आता है। कुल दूरी तय करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो, अभी जो मैंने सेम कॉन्सेप्ट समझाया ना, उससे ही करके बताता हूँ। ठीक है, एक सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे यही यहाँ पे भी। वो कैसे कि देखो, 20 की स्पीड थी। स्पीड पहले कितनी की थी? 20 की थी, तो वो तय कर रहा था। उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 30 की हो गई। ठीक है, कुल। अब देखो, इसका रेशियो अगर आप कर दो तो 0 से 0 खत्म, तो रेशियो हो गया 2:3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टाइम कितना होगा यहाँ पे? 3:2। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति पे वापस आ रहा है। पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम है। सेम डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल करा है। ठीक है, तो इसको कुल मिलाकर कितना टाइम लग रहा है? यहाँ 3 यूनिट, तो यहाँ 2 यूनिट, कुल मिला के इसको लग रहा है 5 यूनिट टाइम। ठीक है, इस 5 यूनिट टाइम की वैल्यू कितनी है? 12 घंटे, है ना। टोटल तो 12 घंटे लग रहे हैं आने जाने में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी? 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5×5 = 20, तो 2.4 आवर हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 या 72, यानी कि 7.2 आवर्स। ठीक है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.8 आवर्स। समझ पाए बात को? यानी कि वो पहली स्पीड से तो 7.2 घंटे चलता है और दूसरे की स्पीड से 4.8 घंटे चलता है। ठीक है, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। देखो, पहली स्पीड कितनी थी उसकी? 20 की स्पीड थी, 7.2 घंटे चल रहा है। डिस्टेंस है काफ़ी ऑप्शन में, तो नॉर्मल 7 घंटे में देख लो कितना चलेगा। 140 के अप्रॉक्स चलेगा, 140 प्लस चलेगा, है ना। 7 घंटे में 140 प्लस 0.2 आवर्स में भी कुछ चलेगा। मैं ना बहुत स्मार्टली आपको करने के लिए बता रहा हूँ ना, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठ रहे हैं पॉइंट में करने के लिए। ठीक है, या 4.8 आवर्स है, तो आप समझ लो कि 5 घंटे समझ लो आप इसको। ठीक है, स्पीड कितनी है? इतनी है। 30 की स्पीड है ना, यहाँ से वो 4.8 आवर्स, यानी कि लगभग 5 घंटे चलेगा। तो 5 × 15, तो यहाँ पे वो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, तो ये 290 के आसपास का डिस्टेंस हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है इसके आसपास का। ऑप्शन देखो ना आप कितने दूर दूर है। अगर आप एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो एग्जैक्टली भी निकाल सकते हो पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को ए 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश कितना है? देखो, ए किसी काम को 15 दिन में, बच्चों वाला सवाल, चौथी क्लास नहीं, चौथी क्लास से तो ज़्यादा का है। ठीक है, सॉरी यार, आप लोग का हो गई ज़्यादा हवाबाजी होगी। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। तो देखो, एफिशिएंसी आप इसकी निकाल लो, 60, 20 × 60, 15×4 = 60। ठीक है, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। 4 दिन तक वो एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 7 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 28 काम। तो 60 काम टोटल है, 60 में से 28 काम हो चुका, तो 32 काम बचा। तो बोल रहे हैं शेष कार्य का अंश कितना है? तो 60 में से 32 काम बचा, तो 4×8 = 32, 4 × 4 = 20, तो 8/15 बचा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभाज्य संख्या और नीचे ऑप्शंस, और यहाँ पे देख लो एक ही ऑप्शन ठीक है बस। एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सबसे बड़ी गलत चीज़ है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं सारे। नेगेटिव नंबर कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई भाजक नहीं है इस अभाज्य संख्या का, कोई भाजक नहीं, यानी कि ये किसी से भी भाज्य नहीं होती भाई। एक से और खुद से तो होती है ना, एक से और खुद से होती है, उसी को तो आप अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये भी गलत बात हो गई। केवल एक और स्वयं से ही विभाजक है, बिल्कुल सही बात है। दो से अधिक विभाजक नहीं है, दो से अधिक भाजक नहीं है इसके, केवल दो भाजक होते हैं, एक और खुद। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी इतने इतने घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए बी और सी 30, 20 और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 4 घंटे के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद बी और सी बंद कर जाते हैं, बी और सी बंद हो जाते हैं। ज्ञात करें कि शेष टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। ध्यान रखा करो, शेष के बारे में बोल रहा है, यानी कि जो बचा हुआ है ना वो। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 30, 20, 10, 30 दूनी 60, 10 × 60, 20 × 60, 30 दूनी 60। ठीक है, टोटल काम 60 है। ये एक एक घंटे में इतना काम करते हैं, तो टोटल काम कितना कर रहे हैं? 6 3 9 और 2 11 काम कर रहे हैं मिलकर तीनों। और तीनों मिलकर कितने घंटे तक
तीनों पाइप एक साथ खोले गए और 4 घंटे तक चल रहे हैं, तो 4 घंटे में 44 काम कर देंगे। ठीक है, बचा कितना काम? काम बचा भाई आपका 16 यूनिट, है ना। 60 यूनिट टोटल काम है, 44 हो चुका है, तो टोटल काम बचा भाई 16 यूनिट। अब इसने कहा बी और सी को बंद कर दो, तो बी बंद और सी बंद। अकेला कौन बचा? ये बचा, तो शेष टैंक को 2 की स्पीड से ये 8 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस निम्नतम संख्या से 1176 का गुणा किया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? ये भी शायद कल का क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर बताना है इसको, कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई इसको तोड़ लो, है ना, इसको वो कर लो, पेयर्स तोड़ लो। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर 4 से काटो, 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 निम 36, 4 चौक 16। ठीक है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 4 11 12, 3 चौक 12, 3 निम 27। और ये किसका स्क्वायर है? 7 का। तो परफेक्ट स्क्वायर्स में तोड़ो इसको। तो ये देखो, एक तो 49 हो गया 7 का स्क्वायर, इंटू एक 4 हो गया खुद एक स्क्वायर 2 का, ये हो गया 3 दूनी 6। अब 6 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 6 में किसकी मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, 6 3 18 बनेगा, 6 8 48 बनेगा, 6 6 36। तो 6 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 370 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 307 उपस्थित हुए, इन 370 उपस्थित हुए, 370 में से 352 पास हुए, इन 200 कर देते हैं तो परसेंटेज निकल आता है। 0 से 0 खत्म, ये 0 यहाँ आ गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ठीक है, देखें सबके शुरुआत में 8 और 9 है, तो 9 तीन ऑप्शन में, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखा, 9 7 63, 9 3 27, 3 30 और 3 33। तो ये कट गया कितनी बार में? 9 बार में गया ये। और 352 में से 333 गया, कितना बचा? 9 1 19 बचा। ठीक है, यानी कि 190 बन गया। अब 37 को 190 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 37 पंजे 5 सत्ते 35, 15 16 17 18, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ गया, 95 पॉइंट समथिंग, यानी कि 95 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हल्की सी कैलकुलेशन थी, बहुत हल्की सी। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक घनाभ में ढाला जाता है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई देखो, अभी मैं आपको विकर्ण के बारे में बता रहा था, यहाँ घनाभ के विकर्ण के बारे में पूछ भी लिया। ठीक है, घन का विकर्ण होता है √3 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाया, घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, तो उनका आयतन में तो चेंज नहीं होगा ना, कुछ भी आयतन तो सेम ही रहेगा। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, और लंबाई कितनी है इसकी? 40 इंटू चौड़ाई 40, और अच्छा ऊंचाई नहीं दे रखी, तो ऊंचाई निकाल लेंगे, तो 4 चौक 16 नीचे आ गया 1600, 2 0 से 2 0 खत्म, 16 पंजे 80, तो हाइट इसकी आ गई भी 5। ठीक है, विकर्ण बताना है, तो घनाभ का विकर्ण अभी मैंने आपको बताया L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? L² 1600 प्लस 1600 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 3225। ठीक है, 3225 के पेयर बनाए आप, तो 5 से डिवाइड कर लो आसानी से, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5। ठीक है, इधर गया 5 दूनी 10, 5 निम 45, 129 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 129 रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये 129 अंदर रह गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मैथ्स का सेक्शन खत्म हो गया, और 25 क्वेश्चन को समझाने में 35 मिनट लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे 55 मिनट हमारे पास बस बचे हैं। ठीक है, अब कोशिश करनी है रीजनिंग के 30 सवाल 30 मिनट में हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है और डिवाइड और इंटू को आपस में बदलना है, तो देखें भाई, डिवाइड और इंटू बदल दो और प्लस माइनस बदल दो। ठीक है, तो 15 5 75 माइनस 3 चौका 12 प्लस 5, तो 5 और 1 76। ठीक है, यहाँ पे 5 और 4 1 हो जाएगा, या फिर 80 में से 4 गया 76, ऑप्शन नंबर सी 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 4 ही हैं, तो इसलिए आपको एक छोड़ के एक देखने की जरूरत नहीं है। जब बहुत सारे साइन होते हैं ना, तो एक छोड़ के एक देख लेना पहले।
बाकी इसमें भी हो सकता है एक छोड़ के को, बाकी देखते हैं, पहले तो बेसिक से ही देखो इसको ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एस ये ऊपर चला गया यहाँ पे, और ये पी नीचे आ गया, और यहाँ पे एम की जगह एफ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट चला गया इधर। ठीक है, यहाँ पे ये एफ ऊपर चला गया, ये एस नीचे आ गया, और नीचे अगेन यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई। तो आप समझ पा रहे हो, अब इसमें क्या होगा, ये चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, और ये एफ नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे एक और नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ये ट्रायंगल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे कोई एक नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है, ये तो गलत हो जाएगा, ट्रायंगल बीच में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या एफ है, तो देखो एफ यहाँ पे भी है, तो एफ नहीं हो सकता क्योंकि नई चीज़ आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड और फोर्थ ऑलमोस्ट सेम है, बस पॉइंट देखना है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो किसी में हट ही नहीं रहा ना, पॉइंट तो सब में, तो पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, तो देखो इसमें पॉइंट की जगह ये है, तो ये नहीं हो सकता ना, पॉइंट तो भाई सब में है ना, पॉइंट तो रहना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अगेन इन सबको क्या करना है आपको, पहले से पहले ऐसे 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 चलते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ से आनी है तो यहाँ से देख लो, एम एन एन ओ पी, तो एल की जगह एम आ जाएगा, यहाँ पे एम आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। वी वी डब्ल्यू एक्स, तो टी यू, यू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहली पहली सीरीज देखो पहले तो, के से एन, के एल एम एन प्लस थ्री एन ओ पी क्यू, क्यू आए तो फिर क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो प्लस थ्री हो रहा था, क्यू आना चाहिए, ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद, अरे भाई ये ऑप्शन खत्म, उसके बाद वाई जेड ए, तो उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे उल्टी सीरीज हो सकती है, आई से एम, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, प्लस फोर हो रहा है उल्टा, यहाँ से आई एम एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। लास्ट में देख लो अब, एफ जी एच आई जे के, हाँ ठीक है, एफ जी एच आई जे के प्लस फाइव के एल एम एन ओ पी, तो लास्ट में पी आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। प्लस फाइव हो रहा है। ये सब परिवार के छह सदस्य हैं, के एच की पुत्री है, तो भाई देखो के जो है, ये पुत्री साहिबा है किसकी, एच की। ठीक है, एक्स एम का भाई है, एक्स और एम यहाँ पे दिख रहे नहीं, तो थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। एच और जे एक विवाहित युगल है, तो एच की जो शादी है वो जे से हुई है। ठीक है, एम जे का पुत्र है, तो जे का पुत्र कौन है, एम है, ये पुत्र है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना। ठीक है, जे एक्स की माता है, तो जे माता है किसकी, एक्स की, ये माता है, तो ये एक्स भी यहाँ पे इनका भाई बहन कोई होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख गया एक्स जो वो एम का भाई है, तो एक्स भाई है भाई। ठीक है, पूछा क्या, एक्स जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स जो है वो बेटा है इसका जे का। ठीक है, बेटा ना पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। 7 बॉक्स हैं भाई, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एल ढेर के नीचे से पांचवें स्थान पर है, तो 7 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है एल जो है ढेर के नीचे से पांचवें स्थान पर है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो एल है भाई नीचे से पांचवें स्थान पर। ठीक है, एम एल के ठीक ऊपर है, एल के ठीक ऊपर कौन है, एम है। ठीक है, ओ और एल के बीच 3 बॉक्स है, तो ओ और एल, एक दो तीन, तो ओ और एल के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, पी और एन के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, तो पी और एन के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो पी और एन, एन यहाँ पे तो आ नहीं सकते हैं, तो पी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, पी और एन। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 2 बॉक्स है, और तो कोई स्थिति संभव नहीं है, पी और एन यहाँ बैठेंगे तो एक ही आ पाएगा इनके बीच में। ठीक है, एन क्यू के ठीक ऊपर है, तो एन जो है वो क्यू के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे तो एम है, तो एन जो है वो यहाँ होगा, और क्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि क्यू के ठीक ऊपर है एन। ठीक है, पी एन के ठीक, सॉरी, पी एन के ऊपर किसी एक स्थान पर है, पी जो वो एन के ऊपर यहाँ पे है, फिर तो ठीक है, पी और एन यहाँ पे थे ना। ठीक है, कौन सा बॉक्स नीचे से छठे स्थान पर है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, अरे ये एम तो हमने पहले ही रख लिया था ना, ये तो शुरू में ही हो गया था, इतने सब की जरूरत क्या थी। क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। नहीं, गोपनीयता लोगों का अधिकार है, लोगों को अधिकार है, और सीसीटीवी लगाना इसमें दखलंदाजी होगी। भाई सार्वजनिक स्थलों पर कौन सी गोपनीयता होगी, सार्वजनिक स्थलों पर लगाना है ना सीसीटीवी,
तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए भाई। अगर इन्होंने सही मान लिया तो फिर गलत बात है ये तो इनकी। केवल एक प्रबल होना चाहिए इसमें। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना है आपको। तो देखें, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, +6। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हो रहा है आपका माइनस का 40, 50, 55, तो माइनस का 17। तो ये हो गया प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 प्लस का 50। तो ये हो गया भाई 11। 11 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे भी 11 का होता तो 28 हो जाएगा, है ना। 11 यानी 28 अब की बार प्लस हो जाएगा। 8 8 16, 5 और 1 6, 266। और उसके बाद 11, 8 और 1 9, 3 39 माइनस हो जाएगा 266 से। 39 माइनस हो गया तो 16, 9 और 7 16, 2 और 2 200। ये 39 माइनस हो गया, फिर 11 प्लस यानी कि 50 प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ पाया बात को। यहाँ पे 11 11 का डिफरेंस है, प्लस माइनस चल रहा है, एक छोड़ के एक, तो 266 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। दो अंकों की संख्या बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। देखो ये चीज़ पढ़ लिया करो, सही होगा नहीं, सही नहीं होगा पूछा है। इससे गलत करते हैं काफ़ी बच्चे। तो 3 और 8 को चेंज करना है। ठीक है, तो 8 की जगह 3 और 3 की जगह 8। देखें, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 9 + 8 - 1, 9 8 17 में से 1 गया 16 होना चाहिए, तो ये सही नहीं है, यानी कि एक तो आंसर होगा। इसमें मुझे कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे किसको 3 और 8 को चेंज करना है ना, 3 की जगह 8 और 8 की जगह 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 9 + 8 - 3 तिया 9, तो 9 से 9 गया तो 8 बचा। तो ये भी सही नहीं है, यानी कि ये भी इसका आंसर होगा। तो 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस देखो सबसे पहले। तो 5 जगह 4 और 6, 64 + 64। ठीक है, अब इसमें देखो कितने का डिफरेंस है। 75, 25, 30, 40, 50 और 6 66, है ना, +66। +68 है क्या, 8 9 6 3 9 नहीं, 75। 11 में से 5 गया 6 और 56 है यहाँ पे यार, +56 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 31 और 25, 30 40 50 56, बिल्कुल सही। ठीक है यार, +56 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हो गया, 80। तो 8 और 1 9, 4 और 3 7, तो +48 हो गए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 80 और 20 +40 हो गया। तो कितने कितने का डिफरेंस है, 8 का पहाड़ा है, तो 8 का डिफरेंस है। 8 8 का डिफरेंस है ना, -8 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर -8, फिर -8 करेंगे तो 32 प्लस हो जाएगा। अब इसमें एंड में 9 और 2 11, 3 4 5, 251 रुपए का शगुन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 दर्जी हैं भाई, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के उन्मुख होकर बैठे हैं। दो चीजें देखनी है, मेज कैसी है, गोलाकार, बैठे कैसे हैं, केंद्र के और मुख करके। ठीक है, कितने लोग हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, T5 T3 के निकटस्थ दाएं हैं, तो T5 T3 के निकटस्थ दाएं हैं, T5। ठीक है, T3 के निकटस्थ दाएं हो गया। T3 और T4 एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, T3 और T4 भाई एक दूसरे के सम्मुख हैं। ठीक है, दिए गए 4 विकल्पों में से एक तर्क, बाकी सब कहाँ चले गए भाई। T2 T1 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, T2 T1 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। T5 T3 के दाएं से। ठीक है, T3 T4 एक दूसरे के सामने। ठीक है, T2 T1 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर T1 यहाँ होता तो T2 यहाँ होता, यहाँ नहीं हो सकता T1। T1 यहाँ होता तो T2 यहाँ होता, यहाँ नहीं हो सकता। T1 यहाँ होता तो T2 यहाँ होता, है ना। T2 जो T1 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे है। ठीक है, बचा कौन, 1 2 3 4 5, तो T6 बचा, वो यहाँ आ जाएगा।
दिए गए चार विकल्पों में से तीन एक ही तर्क का अनुसरण करते हैं, कौन तर्क का पालन नहीं करता? T2 और T3। T2 और T3 बीच में एक है, ठीक है। T4 T6 बीच में एक है। T6 T5 एक है बीच में। T1 T3 के बीच में भी एक है। दाएं बाएं का चक्कर होगा फिर 100%। T2 और T3, T2 और T3, T2 के दाएं से दूसरे पर है T3, ठीक है, ये दाएं से दूसरे स्थान पर है। T4 T6, T4 के दाएं से दूसरे पर, T4 के दाएं से दूसरे पर T6 है, बिल्कुल ठीक। T6 के दाएं से दूसरे पर T5, T6 के दाएं से दूसरे पर T5, ठीक है। T1 के दाएं से दूसरे पर, T1 के दाएं से दूसरे पर T3 है क्या? नहीं। T1 के बाएं से दूसरे पर है T3, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, समझना था बस। इससे ये संबंधित है, इससे क्या संबंधित होगा? बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है। 1 2 3 4, ये चार लाइन्स मेरे को दिख रही हैं, और एक ये पांच पांच लाइन से टोटल। तो 1 2 3 4 5, तो पांच लाइन से पांच भुज बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6, छः लाइन से छः षटभुज हो जाएगा। तो षटभुज कहाँ? ये रहा सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। छः लाइन है तो छः भुजा वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? व्यवस्थित करो इसको भाई, देखो ऐसे लिख भी सकते हो आप, है ना, बाकी तो आप जैसे मर्जी करो। ABCDE, ठीक है। EFGHI, दो आई है ना इसमें, दो आई हो गया। JKLMNOP QRSTUV, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV, ठीक है। किसकी स्थिति अपरिवर्तित है? इसकी परिवर्तित है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। किसी भी अल्फ़ाबेट की स्थिति अपरिवर्तित नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो आप सबको पता है सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो वो 27 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है भाई, 27 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है। यहाँ से वो दाएं मुड़ती है और P मीटर की एक निश्चित दूरी तय करती है। तो दाएं मुड़ी यहाँ से यहाँ, और एक P मीटर की दूरी इसने तय कर ली यहाँ तक, ठीक है। फिर से वो दाएं मुड़ी और 16 मीटर चली। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 27 है, तो यहाँ तक छोड़ दो इसको 16 मीटर पे। फिर दाएं मुड़ी और 72 मीटर चली। अब ये नहीं पता कि दाएं मुड़ के वो यहाँ तक आएगी या और आगे भी जा सकती है, तो दोनों सिचुएशंस देख लेते हैं, यहाँ भी हो सकती है वो, ठीक है। दाएं मुड़कर वो 72 मीटर चली, तो यहाँ से यहाँ तक 72 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ी और 11 मीटर चली, तो बाएं मुड़कर 11 मीटर। देखो इस टोटल 27 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16, ये रहा 11, ये रहा 27, यानी इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी ये, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ होता तो यहाँ से इसके जस्ट नीचे आ जाएगी 11, ठीक, सॉरी 11 नहीं, यहाँ से यहाँ तक बाएं मुड़ी है ना 11, बाएं मुड़ती है 11 मीटर चलती है। यहाँ पर है तो दाएं बाएं मुड़ी 11 मीटर। अच्छा हाँ, इसके नीचे है, पता नहीं कितने मीटर नीचे है कितने मीटर ऊपर है, ठीक है। यदि नव्या की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, लो 11 मीटर उत्तर 11 मीटर ही मैं नीचे बोल रहा था, 11 मीटर हो गया, लो 11 मीटर में इसको बोल रहा था कि 11 मीटर चला है, ठीक है। वर्तमान स्थिति उसके घर के 11 मीटर उत्तर में, यानी जहाँ वो रुकी है। अगर यहाँ पे रुकी होती तो 11 मीटर दक्षिण बता था, लेकिन यहाँ नहीं रुकी, यहाँ पे रुकी है वो, 11 मीटर उत्तर में है वो, ठीक है। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है कितना, 11 मीटर है, ठीक है। तो पी का मान बताना है, यानी कि इस पी का मान बताना है कितना हो जाएगा। 72 और 11 कितना, 80 और 3 83। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ। 6 दोस्त हैं MNOPQR परीक्षण सप्ताह के एक भिन्न दिन पर होता है, जो कि सोमवार से शुक्रवार होता है। उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होता है। सोमवार से शुरू होता है और शनिवार को समाप्त होता है। एम के परीक्षण के पहले केवल दो दोस्तों का परीक्षण है। जब एम का होगा इससे पहले दो का है केवल परीक्षण। क्यू के परीक्षण के बाद केवल चार दोस्तों का परीक्षण है। देखो 6 दोस्त हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हैं, ठीक है। क्यू के परीक्षण के बाद केवल चार दोस्तों का परीक्षण है, तो 1 2 3 4, तो क्यू का यहाँ पे होगा, इसके बाद जस्ट चार लोगों का परीक्षण है, ठीक है।
पी और एन के परीक्षणों के बीच केवल ओ का परीक्षण है, तो पी और एन के बीच केवल ओ का परीक्षण है, तो पी और एन यहाँ तो हो नहीं सकते हैं, तो पी या तो यहाँ होगा या एन यहाँ होगा, या फिर पी यहाँ होगा या एन होगा, बीच में ओ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका परीक्षण सोमवार को है? अच्छा, सोमवार से शुरुआत होती है, तो एन पी ओ ये सब यहाँ पे आ गए, जो बचा होगा उसका परीक्षण ऊपर होगा, तो एम एन ओ पी क्यू आर बचा, तो आर का परीक्षण ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द शब्द को चुनना है आपको। तो गन्ना गुड़, ठीक है, गन्ने से गुड़ बनता है। बोरी जू, गन्ने से गुड़ बनता है, बोरी से जूट थोड़ी बने। अच्छा, देखो, गन्ना, इससे बना गुड़, बोरी, बोरी से जूट नहीं बनेगी, जूट से बोरी बनेगी। ठीक है, तो उल्टा हो सकता है। सड़क डामर, तो डामर से सड़क बनेगी, जूट से बोरी बनेगी। ठीक है, ईंट से दीवार बनेगी। ये यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे रिजल्ट है। प्रोडक्ट रिजल्ट, प्रोडक्ट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट है और यहाँ प्रोडक्ट है, तो पहला वाला ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, गन्ना इधर आना चाहिए था, गुड़ शुरुआत में आना चाहिए था। इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए, फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का देखेंगे कनेक्शन। तो एफ को एक लिख सकते हो, -5 कर सकते हो, और ओ को -5 तो नहीं कर सकते आप, ओ को 2 नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो लिंक नहीं दिखाई दे रहा, फर्स्ट से लास्ट। एफ का 6 लिखा है, ओ का 15 से 3 कैसे लिख दिया भाई? ए ई आई ओ 4 होता है वो। आर को भी इन्होंने नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का नहीं कनेक्शन बैठा, तो अब क्या करेंगे आप? एक तो रैंडम चेक करेंगे, ठीक है, और फिर सीक्वेंस देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे? पैटर्न देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपोजिट वगैरह भी इसके बीच में देख सकते हो आप। ठीक है, तो रैंडम चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो, रैंडम की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे इसलिए लग रही है, यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट के लिए एक ही क्या है, नंबर है ना? तो हो सकता है कि रैंडम इसने चूज़ किया हो, जैसे 1 2 3 4 5 और फिर 3 6 वाटर। तो जैसे यहाँ पे देखें, डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए को यहाँ क्या लिखा है? 4 और 5 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 4 और 5 लिखा है। कंफर्म हो गया ना? यहाँ पे डब्ल्यू और ए देखो, ये रहा 4 और 5, यहाँ पे डब्ल्यू और ए 4 और 5। ठीक है, आर ई टी ए आर डी, टी ए आर डी, आर ई टी ए आर डी, आर ई, तो आर ई टी, ये रहा आर ई टी, ये रहा, तो 3 8 7, तो 3 8 7 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ए आर डी, तो ए कहाँ पर है? ए आर डी, ये रहा, ये क्या है? 5 3 6, ए आर डी क्या है? 5 3 6, तो 5 3 6 ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पेंसिल कार्टून है, कैसे लिख दिया उन्हें? कार्टून सी से लिखते हैं। तभी कार्टून नदियां हैं, सारी कार्टून नदियां हैं। सभी नदियां छाया हैं, तो ये सारी नदियां क्या हैं? छाया हैं। ठीक है, सभी पेंसिल छाया हैं, तो सारी पेंसिल छाया है क्या? नहीं, कुछ पेंसिल तो बाहर है ना छाया से। सभी कार्टून छाया है, सारे कार्टून छाया के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। कुछ छाया पेंसिल है, तो इसमें से कुछ छाया पेंसिल है क्या? ये रही, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड और थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। निष्कर्ष 2 और 3 इज दी करेक्ट आंसर। एक कक्षा के 40 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है, तो आगे से 8th स्थान पर कौन है? सुहानी जी है। ठीक है, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर है। सायमा हमारे स्कूल में थी यार, हमारी क्लास में ही थी सायमा। पीछे से कौन से स्थान पर है? ये 8 स्थान पर है पीछे से। ठीक है, सुहानी और सायमा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? टोटल कितने हैं? 40 लोग हैं। 8 ही हो गए, 8 ही हो गए, 16 तो ये हो गए। बीच में कितने बचे? 40 है ना टोटल, तो बीच में कितने बचे? 24 बचे। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पथिक, सफर, नाविक। पथिक जो होता है वो सफर करता है, नाविक क्या करता है? पानी, जहाज, कर्मी दल, समुद्र की यात्रा ही करेगा ना भाई। नाविक तो समुद्र की यात्रा ही करेगा, समुद्र में ही तो होता है नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एच आई जे के एल एक ही इमारत इमारत की 6 विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल एक है, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, यानी कि जी यहाँ पे रहता है, इसके ऊपर केवल एक व्यक्ति है।
जी और के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, तो जी यहाँ पे है तो के यहाँ पे होना चाहिए, इसके बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। ना तो जे और ना ही एच सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं, तो ना तो जे यहाँ रहेगा और ना ही एच यहाँ रहेगा। ठीक है। आई विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो आई ना तो यहाँ पे रहेगा ना तो यहाँ रहेगा, तो आई या तो यहाँ रह सकता है या तो यहाँ रह सकता है। ठीक है। जे के ठीक ऊपर और एच के ठीक नीचे रहता है, जे जो है वो के ठीक ऊपर रहेगा यहाँ पे जे, और एच के ठीक नीचे, यानी एच यहाँ पे हो जाएगा, एच के ठीक नीचे यहाँ हो जाएगा, तो जे और एच यहाँ तो हो ही नहीं सकते थे वैसे भी। ठीक है। मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है, तो 4 पे एच आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रामीण 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो एक ग्रामीण है वो 8 मीटर उत्तर की तरफ चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व की ओर मुड़कर वो कितना चला भाई, 2 किलोमीटर चला। पुनः दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यहाँ तक आ गया भाई वो। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर बिल्कुल सामने आ गया 2 किलोमीटर, यहाँ से दो ये हो गया। ठीक है। अब वे प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ पर है, देखो ये टोटल 8 है तो 5 ही हो गया, 3 ही हो गया, तो यहाँ पर ही उत्तर में 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर को ऐसे लिखा जा रहा है, सेल को ऐसे लिखा जा रहा है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन। ठीक है। पी से जेड, तो 16 से 26, 10 प्लस हो गया। ए से के, तो भाई 1 से 11, 10 प्लस हो गया। ठीक है। आई से आई, हो सकता है एल, अच्छा वॉवेल में प्लस नहीं करता तो ए में भी प्लस नहीं करना चाहिए था। आई और आर एज इट इज़ लिख दिया, तो यहाँ पे आई और एल भी एज इट इज़ लिखना चाहिए था। तो फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन तो नहीं है, फर्स्ट से लास्ट का देखें, पी क्यू आर +2, ए से आई, आई से के, तो फर्स्ट से लास्ट का भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो अपोजिट वगैरह के देख लो, पी का अपोजिट है क्या जेड, नहीं है, तो वही अपना रैंडम देखेंगे, रैंडम से क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ए कॉमन है, तो ए यहाँ पे भी है, तो सेकंड पे यहाँ पे एच है और सेकंड पे यहाँ पे के है, इट मीन्स कि रैंडम भी आपको नहीं दिया गया है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो ये दिख ही नहीं रहा, तो सीधा अपने पास क्या एक विकल्प बचता है, डायरेक्ट बनाओ पैटर्न। ठीक है। हम्म, अब देखो, अब दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, खत्म काम। जैसे आपने पैटर्न में लिखा सामने दिखाई देगा आपको, अपोजिट है ना ये दोनों अपोजिट है, खत्म। यानी कि इसने एक छोड़ के एक अपोजिट है, तो एस का अपोजिट क्या है, एच, जेड का ए, आई का आर, ओ का एल होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो बी यू एल के, तो इधर बी का अपोजिट आ जाएगा क्या, वाई। ठीक है। और यहाँ पे क्या यू है ना, तो यू का अपोजिट क्या होता है, यू कितना होता है, टी यू, 21 होता है, तो 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो यानी कि एफ आएगा इसका अपोजिट। ठीक है। तो एफ और वाई से शुरू होगा, एफ और वाई से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, खत्म काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लोग 6 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, पी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यों बैठा है पी और एस के बीच में, अगर पी यहाँ पर है एस यहाँ पर है तो बीच में क्यों है, हो सकता है एस यहाँ हो पी यहाँ हो और बीच में क्यों हो। ठीक है। यू आर के ठीक बाएं बैठा है, आर यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है। टी एस के दाएं स्थान पर बैठा है, टी जो है वो एस के दाएं स्थान पर, तो एस के दाएं स्थान पर टी है। ठीक है। एस के दाएं हो सकता है यहाँ पर हो टी। क्यू पी के ठीक दाएं बैठा है, क्यू जो पी के ठीक दाएं बैठा है, तो ये वाली सिचुएशन गलत हो गई। टी और आर के बीच केवल यू बैठा है, टी और आर के बीच में केवल यू बैठा है। कितने लोग थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, बिल्कुल ठीक है। एस के ठीक दाएं कौन बैठा है, एस के ठीक दाएं बैठा है भाई टी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखेंगे, ई से डी, डी ई -1, आई से एफ, एफ जी एच आई -3, तो -1 करेंगे कितना आएगा, एच जी एच, तो जी आएगा, और -3 करेंगे तो क्या आएगा, जे के एल एम, जे आएगा, जी जे, जी जे जी जे आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 सितंबर 1999 को रविवार था, 19 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जब एक साल आगे जंप मारते हैं तो +1 हो जाता है, अगर उसमें 29 की फरवरी भी आ रही है यानी कि लीप ईयर आ रहा है तो +2 हो जाता है। ठीक है। 1999 से हम 2000 में जंप मारेंगे, जब 1999 से 19 सितंबर 2000 में जंप मारेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है।
तो यहाँ पे 29 की फरवरी आएगी, तो 29 सितंबर 2000 को +2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है जनवरी की तरफ, यानी कि कुछ 2-3 महीने आगे ही बढ़ना है बस। तो यहाँ से अब आप डायरेक्ट करना शुरू कर दो। जैसे 19 सितंबर था, तो इस पूरे को सितंबर को काउंट कर लो। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 दिन होते हैं। तो +11, 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे 4 बचा सितंबर में, ठीक है। अब अक्टूबर में देखो, 31 का होता है अक्टूबर। 1 मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। मेरे को लगा सितंबर 31 का तो नहीं होता। ये 31 का होता है अक्टूबर, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो +3। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। तो नवंबर 30 का होता है तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है तो 3 बचेगा। अब आ गई जनवरी, ठीक है। और 19 जनवरी को हमें जाना है, तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 5 बचेगा, प्लस का 5, 19, ठीक है। अब देखो इसको जोड़कर 7 से काटना है, तो 4 और 2 6, 3 9, 10 11 12 13 14, तो ये 14 कट गया, 7 से 5 बचा। तो +5 करना पड़ेगा आपको रविवार में। तो रविवार +5 करेंगे, कितना आता है? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें स्थान पर आएगा? वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो भाई इसको। तो ABCDE, EFGHI, है ना? ABCDE हो गया, EFGHI, JKLMNOPQR हो गया, फिर S हो जाएगा, फिर T हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, और फिर V हो जाएगा, WXY हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या रह गया भाई? यूनी, N रह गया ना। N रह गया, GHI JKLMNN LMNOPQR, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 4 6 8 10। पूछा गया बाएं छोर से 7वें स्थान पर, बाएं छोर से 7वें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर कौन आ जाएगा? T। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी TT। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? 40, 40 कैसे? 6 का स्क्वायर +4 हो सकता है। 3 3 9 का +4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो रहा होगा किसका? 12 का स्क्वायर +4 हो रहा है, खत्म काम। आसान सा क्वेश्चन, स्क्वायर करके +4 कर दिया तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। बेसिक सा क्वेश्चन दिए तो दिखाई दे रहा होगा आपको सीधा। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या का पहला अंक कौन सा है? ये, इसमें 2 जोड़ा दिया है, तो भाई ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा जाएगा तो 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 6, और फिर यहाँ 8 3 5, उसके बाद ये 8 7 9 हो जाएगा। पूछा क्या है? कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाज्य है, बिल्कुल सही। पहला अंक दूसरे से विभाज्य है, नहीं। पहला अंक दूसरे से विभाज्य है, बिल्कुल सही। पहला अंक दूसरे से विभाज्य नहीं, दूसरे से विभाज्य नहीं। तो केवल 2 ऐसी नंबर्स बनेंगे जिसमें पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा यहाँ पे? और 13th कह रहा हूँ, 30th क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना रीजनिंग का। 25 मिनट में आराम से जीके जीएस और साइंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंजे 10, 10 तिया 30, तो 8 नहीं। तो डिफरेंस ही देख लो भाई, 8 प्लस कर दिया, यहाँ पे +20 कर दिया, और यहाँ पे +38 कर दिया, यहाँ पे 7 6 13, 62 कर दिया, है ना। और यहाँ पे 70 80 90 और 2 92 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस कितना कर दिया? 12 प्लस कर दिया, यहाँ पे 18 प्लस कर दिया, यहाँ पे 40 50 60, 24 प्लस कर दिया, यहाँ पे 30 प्लस कर दिया। देखो ये 6 6 के डिफरेंस पे प्लस करता चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे 36 प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 36 प्लस करेगा, 6 2 8, 9 3 12, तो 128 इसमें प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 2 2 4 और 1 5, 2 और 1 3, 350। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, तो हमने मैथ में कंप्लीट कर लिए 25, रीजनिंग में पूरे 30 कर लिए, ठीक है। अब जीके जीएस को देखते हैं, ठीक है। चलिए, 61st
61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? 1989 एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था राजीव गांधी जी के समय में मतदान की आयु को। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद अक्साई चीन के पूर्व। तो उसके लिए मैप बना के समझ लेते हैं ना। ठीक है, आपको पता है जो भारत की एक्चुअल स्थिति है वो क्या है भाई? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, ये एक्चुअल स्थिति है इसकी। ठीक है, ये क्या है? अक्साई चीन है अपना। अपना नहीं है, सॉरी, है तो वैसे अपना ही है, पर अक्साई चीन है ये। ठीक है, और क्या पूछा? अक्साई चीन के पूर्व में। देखो यहाँ पे कहीं बनता है, यहाँ पे कहीं है पॉइंट एक, जिसको हम क्या कहते हैं? अपना सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है, तो अक्साई चीन के पूर्व में है क्या? नहीं, ये तो पश्चिम में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेह के पूर्व में। तो आपको बताइए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये लेह और लद्दाख का है। ठीक है, तो इसके पूर्व में है क्या? नहीं। गिलगिट के उत्तर में। तो गिलगिट के उत्तर में, गिलगिट क्या है? ये वाला ना, गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला, गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो हिस्सा ये वाला है, जिसको आप क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो गिलगिट के उत्तर में है क्या? नहीं, गिलगिट के तो पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व में कह सकते हो आप। यहाँ भी नहीं है। नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो नुब्रा के उत्तर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, नुब्रा, श्योक, है ना, हुंजा, ये सारी नदियाँ यहाँ से आती है, तो इसके उत्तर में हो सकता है। तीन के तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आराम से अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? पीवाई क्यू क्वेश्चन है, दिल्ली में पूछा गया है, काफी बार आ भी चुका है मॉक्स में। ठीक है, चनू दड़ो बिल्कुल सिंधु नदी किनारे पे, मोहनजोदड़ो बहुत फेमस है, समुद्र उसके किनारे पे है सिंधु नदी। रोपण नहीं है। रोपण कहाँ पर है? अपना सतलज नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो सिंधु नदी के किनारे पर नहीं है। ठीक है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है आपका वियना में। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय वियना में है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, 1960 के आसपास शायद ये बना था, आई एम नॉट श्योर, उतना याद नहीं है अभी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि भारत ने जीती है, लिख देना चाहिए था आगे। 2025 के आधिकारिक 2025 के आधिकारिक गीत का शीर्षक क्या है? ये पहले आया था, शायद हमने गलत किया था। तो भाई जीतो बाजी खेल के ये आधिकारिक गाना था, हमें पता नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में था। आतिफ असलम साहब जो थे, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने ही गाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अपने बिपिन चंद्रा साहब जी की ये बुक है, किसने लिखी थी? बिपिन चंद्रा जी ने। यही पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन, जिसको पता है उसके लिए। ठीक है, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, अगर आपको याद नहीं है तो। 320 ईस्वी है ये, ईस्वी से 550 ईस्वी। तो मौर्य शासन तो जो था वो बीती ही था ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईस्वी में तो नहीं था। और ये भी शायद 320 के आसपास ही था। 320 से 185 समथिंग कुछ था, आई एम नॉट श्योर। तो मगध, ये मौर्य वाला तो नहीं होना चाहिए। होयसल राजवंश भी ये पुराने पहले वाले ही हैं शायद, आई थिंक। मगध भी, मगध का तो आई थिंक 640 या 648 समथिंग कुछ करके है, आई एम नॉट श्योर। वो भी बीसी में ही होना चाहिए, तो मगध भी बीसी में होना चाहिए। गुप्त काल जो था ना, ये सही है, ईस्वी। ये बाद का काल था ना, तो ये ईस्वी में हो सकता है बिल्कुल। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी यार रट लेना, समय टाइम पीरियड इनके रट लेना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा यूटी कौन सा है अपना? ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। किस कंपनी ने भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमें क्यों नहीं पता है? ओ, हमें नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ हमें क्यों नहीं पता है।
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? भाई देखो, या तो रिलायंस होगी या अडानी जी की कुछ होगी। आई एम नॉट श्योर, इसलिए इसको स्किप भी करेंगे ना। ज़्यादा गलत क्वेश्चन ना आज करेंगे नहीं। अब तो हमें ये भी पता है कि सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, तो हम तुक्का मारेंगे नहीं ज़्यादा। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाई आपसे 368 संशोधन की बात करता है, और ये आर्टिकल नंबर भाग नंबर 20 में है, जो कि इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए गान, लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? भाई सीधा यही लिख देते भाई, एक ही लाइन। शुभंकर कौन था भाई इनका? खेलो इंडिया 2025 का यार पता नहीं यार, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा। तुक्का नहीं मारेंगे, थोड़ा सा आज बचेंगे ना तुक्कों से। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल तो ध्यानचंद जी की है ना, आई थिंक। हाँ, ध्यानचंद जी की है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र और नम, है ना। 70 से 100 प्लस वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। थोड़ा सा जल्दी से चल लेते हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस भी हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है? आप सबको पता है 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट होता है, 3 दिन बाद, है ना। 29 जनवरी को होता है। राष्ट्रपति जी इसको संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति जी के साथ सामने होता है आई थिंक, बीटिंग रिट्रीट। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को डैश से उधार लिया गया है। तो भाई वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल नंबर, ठीक है। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से उधार लिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण को मजबूत करना है? भंडारण को मजबूत करना है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसका तो उद्देश्य केवल वोट, सॉरी वोट लेना नहीं, मतलब इसका उद्देश्य यार बीच बीच में क्या क्या निकल जाता है मुझसे। किसान सम्मान निधि का मतलब है भाई आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे साल के, ठीक है। पीएम कृषि विकास योजना, तो इसमें हो सकता है उत्पादकता बढ़ाई जा रही हो। फसल बीमा योजना, फसल विविधीकरण, उत्पादकता को बढ़ाना। बीमा तो सुरक्षा है ना। अगर आपको ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, उससे सुरक्षा देना कि भाई फसल का बीमा कराया हुआ है तो पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है, पैसा देती है गवर्नमेंट भी आपकी बीमा में, ठीक है। पीएम धन धन्य है कृषि योजना, भाई देखो नाम के हिसाब से तो ये सही लग रहा है, पीएम कृषि विकास योजना, कृषि के विकास की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो सेकंड होना चाहिए, बाकी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, 2024 में उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो देखो ये तो सबको पता है कि 38वें यूके में हुए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक महाराष्ट्र ने जीते थे। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में भी, बट यूके ने कितने जीते, उत्तराखंड ने कितने जीते, इसका तो कोई आइडिया नहीं है, तो भाई तुक्का नहीं मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अभी फिलहाल किसके नाम पे है? मोदी जी के नाम पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। प्राचीन शहर चंपा को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो भाई चंपा किसकी राजधानी थी आपकी? चंपा चमेली थी आपके अंग की राजधानी, क्या? चंपा, ठीक है। और काशी, वाराणसी, ठीक है। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और वज्जी, हम्म, वज्जी 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 की आई थिंक थी विदेह के थी शायद, आई एम नॉट, हाँ विदेह ही होगी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जो आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय कावारत्ती की कैपिटल है, मिनिकॉय जो है वो सबसे साउथ वाला है, ठीक है। चलो भाई, साइंस के क्वेश्चन रहेगा, 15 मिनट है, बहुत 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 टाइम है, आराम से कर देंगे, ठीक है। इसमें ये चीज़ तो यार सही है ना। अभी हम डेली करते थे ना, तो टाइम का एंड वो खींचना पड़ता था,
क्योंकि ये समझ नहीं आता था कि यार बीच में मिक्स मिक्स क्वेश्चन होते थे, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे देता था कई कई सारे क्वेश्चंस को समझाने में, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ सीख है, मुझे पता है कि मैथ्स में अच्छे से समझाना है, रीजनिंग में समझाना है, जीके जीएस में एंड में देख लेंगे टाइम के हिसाब से किसको ज़्यादा समझाना है, तो वो ठीक रहता है। 1 किलोग्राम की गेंद की चाल, ये सब न्यूमेरिकल है साइंस के, तो भाई साइंस के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मुझे नहीं आते हैं, आप लोग सीखना ज़रूर। ये मत सोचना कि इसे नहीं आते तो हमें भी नहीं आने चाहिए ठीक है। किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र ये है जो शर्करा से 200 गुना अधिक मीठा होता है? इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ भी होता है। ये इसका सूत्र है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन 200 गुना ज़्यादा होता है एस्पार्टिम। ये शर्करा से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? नहीं पता, आज मैं बिल्कुल तुक्का नहीं मारूंगा, देखता हूँ कि कितने सही होते हैं बिना तुक्का मारे। ठीक है। मंगल ग्रह पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का वजन इतना है। यार बिना तुक्का मारे रहने नहीं देंगे क्या, इस सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्यों दे रहे हो भाई? साइंस के थोड़ा सा बायोलॉजी के आसान आसान क्वेश्चन दे दो यार। पर्वतों में वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब, प्रेशर कम है, गर्म है, तो गर्म करने के लिए क्वथनांक यानी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो मेरे हिसाब से तो घटना ही चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है? जल का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह किस प्रक्रिया के अधीन है? आयोडीजेशन, क्लोरीनीकरण, कार्बनीकरण, फ्लोरीकरण। फ्लोरिडा, आई थिंक दांतों से रिलेटेड कुछ होता है ना, तो फ्लोरीकरण होना चाहिए भाई, दांतों से रिलेटेड तो फ्लोरिडा मैंने सुना है, तो यही होना चाहिए फोर्थ, और इसमें श्योर भी हूँ कि यही होना चाहिए। कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की स्थिति में एक सीधी रेखा में तब तक रहती है जब तक कि उसे लागू बल द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ये सेम स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट होकर मॉक टेस्ट में तो कम से कम मैंने बहुत बार देख ली। ये किसका नियम है भाई? गति का फर्स्ट नियम है। ठीक है। द्रव्यमान, न्यूमेरिकल, चलिए भाई न्यूमेरिकल को स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगेन न्यूमेरिकल है भाई, इसको भी मैं स्किप ही करूंगा क्योंकि ना तो न्यूमेरिकल पता और इसमें तुक्का या तुक्का या फिर लॉजिक क्या ही लगाएंगे जब पता ही नहीं है तो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होते हैं? किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, केंद्रक, रिक्तिका। माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, केंद्रक, रिक्तिका। केंद्रक का डीएनए भी होता है क्या? पता नहीं, बट इस पे थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, मेरे को लग रहा है शायद केंद्रक का ना होता हो। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत डैश एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाने वाला कार्य होता है। ये सेम क्वेश्चन मॉक में पता नहीं कितनी बारी रिपीट हो गया, विभवांतर इसका आंसर होता है, मुझे तो स्टेटमेंट भी याद हो गई है भाई। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम स्थिर नाभिकों पर उच्च गति वाले उप परमाणु कणों की बमबारी करके एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर सकते हैं, डैश कहलाती है। नहीं पता भाई, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ से कलम पकड़े हुए दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ से कलम पकड़े हुए देखता है। यह इस इनमें से किस घटना के कारण है? किस घटना के कारण इनमें से है? दाएं में पकड़े हुए देखता है, बाएं हाथ में कलम पकड़ता है और दर्पण में वो दाएं में देखता है पकड़े हुए। विसरित परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, अपवर्तन। आंतरिक परावर्तन हो जाता है ना, तो आंतरिक परावर्तन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आई थिंक होना चाहिए यार, इसमें थोड़ा रिस्क लेते हैं। ये सब क्या कर दिया भाई, क्या पूछ लिया यार, ये आगे बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। SnCl2
HgCl ये सब क्या है भाई? अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है, क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या है ये? क्या है ये? आगे बढ़ो जल्दी से। देख रहे हो साइंस में मेरे हमेशा छूटते हैं क्वेश्चंस। आज ही मुझे लग रहा है साइंस में ज़्यादा छूट रहे हैं। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध की खोज किसने की? विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध, ये पहले आया हुआ तो है बट मैंने तब भी छोड़ दिया था, अब भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तब भी नहीं देखा होगा एनालिसिस के वक्त, या फिर मैंने उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं किया होगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। निक निकलोपिया, जिसे आमतौर पर रतौंधी, अब सीधा रतौंधी लिख देते हैं, के रूप में जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? रतौंधी आंख से रिलेटेड, तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न द्रव्यमान वाले नाभिक क्या कहलाते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न संख्या वाले नाभिक क्या कहलाते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन, समस्थानिक, संभाविक, सम न्यूट्रॉनिक। समान संख्या में न्यूट्रॉन है तो सम न्यूट्रॉनिक होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? आगे बढ़ो जल्दी से भाई। न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स मेरे को बिल्कुल नहीं आते हैं साइंस के, ठीक है। पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? पत्तियों के हरे वर्णक में, हरे वर्णक में क्लोरोफिल नहीं, मैग्नीशियम। अच्छा हाँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को विद्युत चुम्बकीय तरंग, तरंग दे रहे कहते होंगे। नहीं, तरंग दे रहे तो पानी में भी होती है। आवर्ती, आवर्त नहीं करेंगे यार, सिर्फ करेंगे ना, रिस्क नहीं लेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण के निम्नलिखित में से किस तरीके के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ये। किसी माध्यम की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? किरण चालन, चालन संवहन, विकिरण, आता जाता है, विकिरण में नहीं होती। हाँ, सेम क्वेश्चन 3-4 बार पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे मेरे साइंस में 2-4 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा कि इतने भी नंबर भी आ पाएंगे जितने साइंस में, अगर मेरे यहाँ पे 8-9 नंबर आ भी रहे होंगे, 10-12-15 जितने भी नंबर आ रहे होंगे, एक्चुअल एग्जाम में इतने भी शायद ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वो भी मॉक टेस्ट के रिपीटेड। धमनी या छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वे आगे अत्यंत पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कहा जाता है। धमनी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। धमनी की छोटी बहन क्या हो जाएगी? केशिकाएं, धमनिकाएं, सिरिकाएं, सिराएं। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो अभी 7 मिनट बचे हैं, यानी कि कितना टाइम बचा और आराम से अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन देख भी पा रहे हैं। तो सेक्शन वाइज डिवाइड करके ये तो फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, मुझे ज़्यादा होगा क्योंकि मैं समझाते समझाते उतना फ्लो में किसी बीच में क्वेश्चन में नहीं अटकूंगा ताकि टाइम का इशू ना हो। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो हमने अभी जब रिसेंट के मॉक टेस्ट में बार बार आ रहा था ना, तब हमने देखा था कि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता, तो स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता, शरीर की मुद्रा, संतुलन, तो ये था अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए। तो भाई देख रहे हो 25 में से केवल 12 क्वेश्चन कर पाया हूँ, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन शायद गलत हो सकते हैं जो भी मैंने तुक्के मारे। साइंस में इतना बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। साइंस भाई स्किप ही करना, अपना कुछ अच्छा सा करो साइंस के लिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो साइंस के लिए। सोने का सापेक्ष घनत्व 9.3 है, SI इकाई में इसका घनत्व है। लो भाई ये भी गलत, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन इसमें से करें, पता नहीं कितने नंबर होंगे साइंस में। 1.93 इंटू 10⁻², किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 10⁻3, 10⁻²। भाई देखो 10⁻² ना 2 ऑप्शन में है, तो मेरे को लगता है कि इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे 1.9 और यहाँ पे 19.3 है, तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। लेट्स सी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये सही होना चाहिए, अगर हमने इस तरह से स्मार्टली इसको किया है तो। भाई देखो मैथ्स में अपने सारे हो गए, जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में 3 क्वेश्चंस रह गए, इसमें भी तुक्का मारे क्या? इसको तुक्का मारने लायक है ये क्वेश्चन?
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है? इतना तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो ये होगी या तो ये होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जलवा है भाई। रिलायंस न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज या अदानी ग्रीन एनर्जी। तो एनर्जी इसके नाम में तो यार इसके साथ जा सकते हैं ना, ये गलत भी हो सकता है बट ठीक है यार, इतना तुक्का नहीं मारेंगे। हमने कितने अटेम्प्ट कर दिए देखना पड़ेगा। दो यहाँ पे स्किप किए हैं और यहाँ पे कितने स्किप किए हैं, 12। तो हमने कितने स्किप कर दिए भाई? 14 हमने स्किप कर दिए हैं, यानी हमने केवल 86 अटेम्प्ट किए हैं अभी तक। बहुत है यार। हम्म, है ना। वैसे भी साइंस का मामला देख रहे हो यार आप, साइंस का मामला ज़्यादा गुड़ गोबर हो रखा है। और मैं इसमें तुक्के मार भी नहीं सकता क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो अब इसमें फ़ायदा नहीं है कुछ इधर उधर घूमने का। सबमिट करते हैं, है ना। ये हमारा सेक्शन वाइज देख सकते हो आप लोगों का भी ये सामने दिखाएगा। तो मैथ रीजनिंग कंप्लीट अटेम्प्ट किया है, इसमें 12 अटेम्प्ट नहीं किए, 13 अटेम्प्ट किए, इसमें 18 अटेम्प्ट किए, 2 नहीं किए। ठीक है, सबमिट करते हैं। अब ये स्कोर भी अगर सेक्शन वाइज दिखाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट इसने स्कोर सेक्शन वाइज नहीं दिखाया है। और आज भी हमारे 5 गलत हुए हैं भाई, ये क्यों हो रहा है भाई? भाई ये क्यों हो रहा है भाई? 81 हमारे करेक्ट हुए हैं, यानी कि हमने 86 किए थे, 81 करेक्ट हुए, यानी 5 गलत हुए हैं। और फिर भी ऑलमोस्ट 80 के अप्रॉक्स नंबर हैं, जो कि बिना साइंस के तो देखो बहुत अच्छे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्चुअल एग्ज़ाम देने बैठूँ तो शायद मेरे इतने ना आ पाएँ, क्योंकि उसमें साइंस के जो इसमें मैं 8-10 क्वेश्चन कर भी देता हूँ साइंस के, उसमें से मोस्टली ऐसे होते हैं जो पहले मॉक टेस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में आते हैं तो बार बार आते रहते तो सही आंसर हो जाता है ना, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में देखने के बाद भाई क्यों ही गलत करोगे आप। ठीक है। और बाकी कुछ बायोलॉजी वगैरह के, प्लांट वगैरह और इन सब से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम के लिए आ जाते हैं पीवाईक्यू में, तो पढ़ने पड़ते हैं, तो उन क्वेश्चन से हो जाता है थोड़ा, इसलिए साइंस हो जाता है, वरना तो बिना साइंस के तो भाई इतना मुश्किल ही होगा एक्चुअल में तो। बाकी हाँ, अगर देखो यार, तुम अगर 55 मैथ रीजनिंग में पूरा कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जीएस में भी मेरे कम ही गलत हुए हैं। मतलब अगर जीएस में भी 20 में से मान लो आप 14-15 का टारगेट भी करते हो, 50-60-70 तो यार यही हो गए तुम्हारे, है ना। उस 25 में से, हालांकि यार देखो, ये अगेन मैं कह रहा हूँ जीएस में भी 15 आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर से वही सेम पैटर्न दिखाएगा। आरआरबी 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का डालेगा, वो भी बहुत टफ टफ, है ना, जैसे कि उसने एनटीपीसी वगैरह में किया है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा 15। ठीक है। तो अगर मॉक टेस्ट में ऐसे आ जाते हैं हाई नंबर, तो उससे खुश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है बढ़िया तरीके से। ठीक है। एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो अच्छे तरीके से भाई लग जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, बस। किसी ने साइंस छोड़ रखी है हमारी तरह, तो वो ऐसे रिस्क ना ले। सही, लास्ट टाइम में साइंस वगैरह कर लेना कहीं से। ठीक है, मैराथन वगैरह करनी है वो, नहीं तो फिर जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आपने सोचा हो या बेहतर, देखो साइंस के बारे में मैं बेहतर नहीं बता पाऊंगा आपको, इसलिए जो बेहतर चीज़ें हों साइंस के लिए वो आप करिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, क्योंकि लगातार रेगुलर वीडियोस अब आएंगी, है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट भी रेगुलर अपलोड किए जाएंगे इस पे। तो मैं भी कोशिश नहीं, अब ये हम 100% मैं आपको रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, रेगुलर वीडियोस मॉक टेस्ट देखेंगे ग्रुप डी का। ठीक है। तो ये था अल्टीमेट लाइव टेस्ट 27 जिसका हमने सॉल्यूशन देखा। कोशिश करेंगे कि कल हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट वाला ऑफिशियल पैटर्न मॉक आउट ऐसे करके लिखा है ना, उसका भी सॉल्यूशन देख लें कल सुबह। फिर कल शाम को उसका देखेंगे जो नए पैटर्न पर आधारित 5 मॉक टेस्ट है ना, तो उन 5 में डेली हम एक एक मॉक टेस्ट जो आएगा अपलोड होगा, डेली उसका सॉल्यूशन देखा करेंगे। ठीक है, रात को 7 से 8 के बीच में वीडियोस आ जाया करेंगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी हाँ यार, एक चीज़ और रहेगी, अगर आप लास्ट टाइम पे वो एक स्टडी जी वाली वीडियो भी रह गई थी ना, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, कि जो लास्ट टाइम पे कैसी मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 8-10 दिन के लिए, तो मतलब ये एक वीडियो का मैं थंबनेल का वो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं नई नई वीडियो बनाना ठीक नहीं है ना, बार बार ना तो टाइम रहता है इतना, फिर उसके लिए नई वीडियो बनाऊँ 10 दिन में, क्या करें, 20 दिन, 12 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में। तो वो वीडियो है जो वो मैंने डेट के लिए बनाई थी कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, उसी में मैंने आपको बताया है डिटेल से कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत है तो, है ना, अगर आपको लगता है लास्ट टाइम में वो क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, है ना। यहाँ पे मैंने लगा दिया हुआ थंबनेल, इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है जी।
तो नई वीडियो यार बनाने के लिए टाइम उतना नहीं होता है, इसलिए मैं आपको वाली सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको भी चाहिए स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। बाकी तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।